हेलो। आवाज आ रही है? गुड नून सर। यस सर, आवाज आ रही है। मॉर्निंग। चलो, क्या पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में? न्यू स्टूडेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। लिखना उसमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। अगर डेंसिटी के टर्म में हमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसका थोड़ा सा जरूरत पड़ता है जब विथ डेप्थ के साथ चेंज देखेंगे ना, तो जरूरत पड़ेगा। ठीक है। तो जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला था, जी एम अपॉन आर ई, ये था अर्थ के सरफेस पे। ठीक है ना। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना होता है। ठीक है ना। और अगर आप इसको यस लिखना सर। चाहते हो डेंसिटी के फॉर्म में, तो क्या कर सकते हो? इस मास को चेंज करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में। राइट। डेंसिटी एंड वॉल्यूम में चेंज करो। यस सर। मास को चेंज कर लो डेंसिटी एंड वॉल्यूम में। ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये इसका मास, और इसका डेंसिटी रो ई। रो ई अर्थ का डेंसिटी है। तो जी मास को क्या लिख सकते हो? रो ई इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर ई क्यूब। ठीक है। अगर आप वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाहोगे तो कितना होगा? ये जो टर्म है ये वॉल्यूम है और ये डेंसिटी है। अर्थ क्या है? स्फेरिकल उसका शेप होता है। स्फेयर के लिए, किसी भी स्फेयर के लिए वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर ई क्यूब। और नीचे आर ई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा? जी विल बी कैपिटल जी रो ई। 4/3 को बाहर ले सकते हो और इधर बचेगा आर ई। तो ये आप डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हो। तो अभी भी जो मैंने लिखा है ना, ये स्पेशल केस ही है, क्योंकि हम किसी जनरल पॉइंट पे नहीं देख रहे हैं। ये हम कहा देख रहे हैं? सरफेस पे। अगर जनरल पॉइंट पे देखते तो रेडियस जो हमने आर ही रखा है ना, इसके लिए स्मॉल आर आता, जो कि एक जनरल पॉइंट होता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे देखना है या फिर इधर कहीं देखना है, तो इसका डिस्टेंस आर, या फिर ये डिस्टेंस आर लेते हैं। आ रही बात समझ में? अभी भी ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये जनरल नहीं है, ये स्पेशल है। कहाँ पे? सरफेस पे। ठीक है ना। अगर जनरल फॉर्म में इसको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? जी की अगर वैल्यू जनरल फॉर्म में देखे तो कितना होगा? बाई आर स्क्वायर। जहां आर क्या है? पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डिस्टेंस सेंटर से। वो आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है। ये स्पेशल केस था। अगर आपको रेडियस दिया होगा और डेंसिटी दिया होगा, यहां पुट करोगे जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। और अगर कोई जनरल पॉइंट पे निकालना है, अगेन उस टर्म में अगर आपको चेंज करना होगा, तो ये जी। ठीक है। मास को फिर आप लिख सकते हो 4/3, तो रो ई पाई आर ई क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ये हमेशा लगेगा। ये जो फॉर्मूला है ये हमेशा आप अप्लाई कर सकते हो, पॉइंट अंदर हो या पॉइंट अर्थ के बाहर हो, सरफेस पे हो। सरफेस पे पुट करेंगे आर ई की वैल्यू, ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, स्पेशल केस हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है? किसी की कोई यस कंफ्यूजन? सर। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन
acceleration due to gravity depends on following factors. Acceleration due to gravity depends on following factors. नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में लिखेगा हाइट फ्रॉम, फॉलोइंग फैक्टर्स में पहला फैक्टर है हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से कितना दूर है, जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हो, एक्सेलरेशन उस पे डिपेंड करेगा। दूसरा डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है, डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। थर्ड वन है पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस फ्रॉम इक्वेटर और पोल। ये इक्वेटर और पोल के रेस्पेक्ट में भी हम देखते हैं, इसके कोरोस्पॉन्डिंग भी आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो चेंज होता है। तो अगर सरफेस से आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओ या पोल से इक्वेटर की तरफ आओ, उसके रेस्पेक्ट में भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा, वो देखेंगे आप। एंड लास्ट वन है फोर्थ वन लिखिएगा, यह है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन के चलते भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो सकता है। अब देखेंगे क्या क्या ये जो फैक्टर्स है ये कैसे आप फॉर्मूला वाइज देख सकते हो, या फिर मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हाइट के अनुसार चेंज होगा, डेप्थ के अनुसार चेंज होगा, या फिर पोजीशन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है, या फिर रोटेशन के चलते कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पहला हेडिंग लिखेंगे वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी with height from earth surface। अगर अर्थ सरफेस से हाइट चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जी में क्या चेंज हो रहा है। जैसे ये आपका अर्थ है, ये हाइट h पे आपने जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसका रेडियस RE, मास ME। ठीक, तो अगर इस पॉइंट P पे आपको निकालना है, ये जो पॉइंट P है, या P के जगह कुछ और लिखते हैं क्योंकि P फॉर पोल भी आएगा तो कोइंसाइड कर जाएगा। P की जगह आप लिख लो A, इस पॉइंट A पे आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास दिमाग में क्या आएगा कि ये डिस्टेंस पता हो जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, GA इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ R स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, सेंटर से लेकर के उस पॉइंट का डिस्टेंस, राइट। तो क्या लिखोगे आप, GME डिवाइडेड बाई RE प्लस H होल स्क्वायर, ठीक है ना, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो यहां पे क्या करना है ना, हमें कंपेयर करना होता है कि जो सरफेस से है उसके कोरोस्पॉन्डिंग चेंज क्या हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले सरफेस वाले के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए ना थोड़ा सा काम करते हैं, इस R स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, RE स्क्वायर बाहर लोगे तो यहां बचेगा 1 प्लस H अपॉन RE होल स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको, हल्का फुल्का इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं, और ज्यादा कुछ है मैथमेटिक्स है इसमें, अब ज्यादा कुछ फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स जो समझना था वो पहले समझ चुके हैं, ठीक। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जनरल फॉर्मूला है, यहां तक का जो फॉर्मूला है ये जनरल है। अगर आपको हाइट h देगा, यहां पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएगा। और ये आप टर्म ध्यान दो, ये ठीक से, ये जो मैंने
ब्रैकेट में रखा है, जो गोला करा ये एक्चुअल में है क्या? सरफेस पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है उसकी वैल्यू। तो आप इसको लिख सकते हो जी इज इक्वल टू जी सरफेस पे डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर हाइट आपको दिया हुआ है कि अर्थ सरफेस से इतना हाइट है, अब बताओ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? यहाँ पे चुपचाप पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना? ये जो फॉर्मूला होता है ये ऑलवेज एप्लीकेबल होता है, आप इसको हमेशा यूज कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप जो भी हाइट का वैल्यू दिया हुआ, अगर आपको कैलकुलेशन करने का मन कर रहा है तो आप इसको सीधे यूज कर सकते हो। लेकिन यहां से एक स्पेशल केस भी बनता है। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r। ठीक है ना? जब हाइट जो है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा हो जाए, मतलब इनकंपेरेबल हो जाए, आप कंपेयर नहीं कर पाओ, 1/10 या 1000 ऐसा कुछ वैल्यू आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हल्का से इसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम लगा करके। क्योंकि जब ये टर्म बहुत ही छोटा हो जाएगा ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहां से होगा क्या कि ये जो आप लिख रहे हो वो चीज फिर से लिख रहे हैं, जी ए इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ना, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, g इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई पावर -2, है कि नहीं? ठीक है ना? ऊपर ले जाएंगे पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए, एक हमारे पास मैंने आपको पढ़ा था मैथमेटिक्स में कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n ऐसा कोई टर्म है जहां x लेस देन 1 है। ठीक है ना? यहाँ पे होता क्या है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n है, जहां पे x की वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म में, और इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। याद है? बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया था कि 1 प्लस एक्स का पावर n है, और इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1 देन वी कैन राइट इट 1 प्लस एन एक्स। ठीक है ना? ये जो प्रॉपर्टी है ये हम इसको यहां यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो कंडीशन क्या है, h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई। तो ये जो टर्म है ना ये x की जगह है, x की जगह, तो ये छोटा है 1 से, यानी आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगाओगे तो जी ए की जो वैल्यू होगी, जी 1, ये टर्म इधर आएगा, -2h अपॉन आर ई। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन कब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब। ऑलवेज यूज नहीं करेंगे, गलती कर देते हैं बच्चे, आंख बंद करके एच का वैल्यू यहां रख देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं आर ई से छोटा है या बड़ा है या कंपेरेबल है इनकंपेरेबल है। ध्यान देंगे, नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा, और वो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा पक्का। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। ये हमेशा एप्लीकेबल है, आर की वैल्यू कुछ भी दिया हो, लेकिन ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। इसको जब यूज करेंगे तो थोड़ा सावधानी के साथ। ठीक है ना? हो गया? नहीं सर। हाँ लिख लीजिए, समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ओके, वेरी गुड। मिटा दें? यस सर। चलो, तो इसमें बस चेंज कर लेना वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ।
ये जो हेडिंग है यहाँ पे बस डेप्थ लिख लो। अभी क्या है, ये आपका सेंटर है, लेकिन अब अर्थ सरफेस से कुछ डेप्थ पे आ गया। मान लो यहाँ पे आ गए हो, अब ये डिस्टेंस आर है, ठीक है ना, और इसका रेडियस आर ई है। गड्ढा करके, टनल करके नीचे आ गए हैं अर्थ सरफेस में। तो देखेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है जो भी आपका वैल्यू है एक्सेलरेशन का, वो ठीक है ना। अगर आप ध्यान से दोनों देखो तो एक्सेलरेशन एक तरीके से, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये है क्या? अगर आप कंपेयर करोगे तो हमने बोला था कि फोर्स पर यूनिट मास इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, याद है? Yes. फोर्स पर यूनिट Yes, मास, sir. हमने क्या बोला था? फोर्स पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ये भी तो वही है ना, एक्सेलरेशन है क्या? फोर्स पर यूनिट मास, राइट? एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स अपॉन मास। तो एक तरीके से जो रिजल्ट हमने स्फेयर के लिए पढ़ा था ना, कि स्फेयर के अंदर में आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, वो आप यहां डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आ रही बात समझ में? और चलो, अगर भूल गए हो फिर से बता दे रहे हैं कैसे करेंगे इसको। तो अगर एट पॉइंट पी, अगेन इसको ए बी ले ले रहे हैं। अगर पॉइंट बी पे आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन, सॉरी, आर के टर्म में लिखते हैं आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है, इसी को मॉडिफाई करते हैं हम। मॉडिफाई करके जो रिजल्ट आता है वो याद रख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर इस फॉर्मूला को आप यूज करोगे ना, तो यहाँ होता क्या है कि जब अंदर जाते हैं ना तो ये मास घट जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे अंदर आओगे तो कुछ मास ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। और वो मास, जो भी मास आउटसाइड है, उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है ना। वो जो चीज है, जैसे आप अब इस पॉइंट पे आ गए ना, तो आपके लिए जो इफेक्टिव मास होगा वो बस अंदर में, जो इस सर्किल के अंदर, जो इस स्फीयर के अंदर बच रहा है, वही होगा। ये सारे मास जो हो गए, ये बिना काम के हो गए, ठीक है ना। तो अब ये फॉर्मूला को मॉडिफाई अगर आप करना चाहते हो, तो यहां मास ऑफ अर्थ नहीं लिखेंगे, इसके अंदर जो मास बंद है वो लिखेंगे, ठीक है ना। और चूंकि इसी कैलकुलेशन से हम बच सके ना, मैंने आपको एक टर्म लिखाया था, एक दूसरा जी का फॉर्मूला लिखाया था, जो कि डेंसिटी के फॉर्म में था। क्योंकि डेंसिटी आप यहां इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, एवरेज डेंसिटी हम ऑलमोस्ट सेम रखते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने अभी क्लास शुरू होते ही मैंने एक जी का दूसरा इक्वेशन लिखाया था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो जब भी आपको यहां से ये वेरिएशन इन डेप्थ निकालना होगा ना, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या था? जी इक्वल्स टू 4/3 जी रो, रो ई और आर क्यूब, और डिवाइडेड बाई, अच्छा सॉरी, कैपिटल आर ही था, राइट? आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये था ना आपके पास, है कि नहीं? Yes. अब इसी को आपको मॉडिफाई करना है, इस चीज को आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो देखो, जब भी हम कंपैरिजन, अगेन बोल रहा हूं कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, कहां से करते हैं? इस सरफेस से करते हैं। तो अगर सरफेस से आपको कंपैरिजन करना है, तो ये जो टर्म है ना इधर, उसको हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। ये जो टर्म है, अब देखो, ये जो एक चीज और आपको लिखना पड़ेगा, मान लो ये सरफेस से डी डेप्थ नीचे है, ठीक है ना। तो ये जो आर की वैल्यू है, इसको आप ध्यान से देखो तो ऐसे लिख सकते हो 4/3 जी रो ई आर ई क्यू डिवाइडेड बाई आर ई माइनस डी स्क्वायर, है कि नहीं? सब कोई बोलेगा, लिख सकते हैं। Yes, sir.
इस आर की जगह पे ये जो आर है ना, या तो सेंटर से मेजर कर लो या पूरा माइनस डी, क्योंकि डेप्थ के फॉर्म में दिखाना है यार। लिखा क्या हुआ है, वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। मतलब अगर आप कितना नीचे गए, कुआं में गए, कोई 1000 फीट का 2000 फीट का कुआं है, उसके अंदर आप जा रहे हो, तो कैसा जी में चेंज आएगा वही देखना। अब देखो यहां से अगेन 4/3 जीरो ई, अगर कॉमन करोगे आप नीचे से आर ई स्क्वायर, तो बचेगा क्या, 1 माइनस डी बाई आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये बच रहा। बोलो। Yes. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये आर ई और ये आर ई इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा एक आर ई। इधर क्या बचेगा, 4/3 जीरो ई आर ई स्क्वायर, सॉरी आर ई स्क्वायर चला जाएगा, आर ई बचेगा बस। और नीचे क्या बचा, 1 माइनस डी बाई आर ई होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पूरा टर्म है ये है क्या, ये है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। ठीक है ना, लिखा है, एक बार चेक कर लो है कि नहीं है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। Yes, sir. हाँ, तो उसको रिप्लेस कर सकते हो आराम से, रिप्लेस करके लिख दो। तो जो फाइनल टर्म है वो मुझे बता दो। ठीक है, Yes. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, जी ए इक्वल्स टू जी बाई 1 माइनस डी बाई आर ई स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका रिजल्ट है, ये याद रखो। इसमें पता ना, थोड़ा सा मुझे एक बार जीरो पुट करके देखना, डेप्थ सॉरी इसके जगह आर ई पुट करके देखो, तो यहां आर ई पुट करोगे तो कितना आएगा, आर ई पुट करोगे, आर ई का मतलब डेप्थ, ये आप सीधे यहाँ सेंटर पे आ गए। ठीक है, तो अगर आप सेंटर पे आ रहे हो तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होना चाहिए, 0. जीरो होना चाहिए। यहां से आ रहा है जीरो, एक बार चेक कर लो, Yes, sir. 3/0. या तो हमने कहीं मिस्टेक किया है। एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। क्योंकि सेंटर पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होना चाहिए, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। और जब डेप्थ जीरो है, डेप्थ जब जीरो पुट करोगे मतलब ये वैल्यू यही पे है, तो जीरो पुट करोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, बस सेंटर वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इधर में भी हमने कहीं पे कुछ सिली मिस्टेक करा है। देखो क्या मिस्टेक है, ये इक्वेशन ये जो लिखाया था मैंने ये सही है ना, पहले जो लिखाया था ऐसा ही लिखवाया था सेम टू सेम, एक बार दिखा दो। 0 नहीं आ रही. डेप्थ 0 होगा तो सरफेस पे हो जाएगा ना. अच्छा देखो गलती क्या कर रहे हैं, ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम यहाँ वही, तो ये टोटल मास हमने रख दिया, ये मिस्टेक हुआ है। देखो मैंने क्या बोला था कि मास जो है, जब आप ये इस पॉइंट पे निकालोगे इसके अंदर, तो हमें मास कौन सा रखना पड़ेगा, न्यू मास।
वही गड़बड़ हुआ। देखो यहाँ हमने फिर से क्या करा है, टोटल मास ही रख दिया है, फिर क्या फायदा। वही मैं बोल रहा था, और मिस्टेक भी वही पे हुआ। आ रही बात समझ में। मैं क्या बोल रहा था कि इस गोले के अंदर, इस स्फेयर के अंदर जितना मास होगा ना, वही यहाँ पे दिखेगा। ठीक, और हमने फिर से पूरा मास रख दिया यहाँ पे। पूरा मास नहीं होगा, इस स्फेयर का जितना रेडियस होगा उसका वॉल्यूम पुट करोगे, तो यहाँ आर क्यूब होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? अब बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ बोला था पहले, लेकिन फिर भी गड़बड़ हुआ, देख लो। और ये गड़बड़ अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो, तो ध्यान से। तो थोड़ा सा सबको मॉडिफाई करना होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अब तो ऊपर बस क्या बचेगा, तो बहुत इजी हो जाएगा ये। तो यहाँ जो वैल्यू होगा ये आर होगा। ठीक है, 4/3 जी रो ई इंटू आर। क्योंकि मास जब हम पुट करेंगे, यहाँ के अंदर जो मास था ना वही पुट करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। टोटल मास पुट नहीं करेंगे, क्योंकि मान लो अगर इसके अंदर इस पॉइंट पे जाकर के देखा मास अंदर बंद है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे GME/R², ना कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूला में यूज करने का मतलब है कि आप टोटल मास कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला बहुत इजी हो गया। करना क्या है, 4/3 जीरो ई, इसको आप लिख सकते हो कितना, जो पहले लिखा था RE माइनस डी के टर्म में। ठीक है, अब इसमें से RE कॉमन करोगे तो 4/3, उसको काट देना जो पुराना वाला था, रो ई कितना लिख दे। अच्छा, RE को कॉमन कर ले रहे हैं, RE को कॉमन करेंगे, ये होगा 1 माइनस D/R। ठीक है, अब जो GA की वैल्यू आएगी, दिस इज सरफेस पे जो ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो, इंटू 1 माइनस D/R। अब देखो ये जस्टिफाई कर रहा होगा सेंटर पे कितना होगा और सरफेस पे कितना होगा, अब गलती नहीं होगा। अब D की जगह RE पुट करके देखो। जब डेप्थ पूरा ये, आप पूरा इसको नीचे चले गए, मतलब डेप्थ RE के बराबर हो गया, सेंटर पे पहुंच गया है, तो यहाँ पुट करो RE पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, 0 होना चाहिए। वही गड़बड़ हो रहा था पिछले केस में। और अगर आप 0 पुट करोगे मतलब आप सरफेस पे हो, तो 0, राइट। ठीक है ना, यही यस पिछली बार सर। गड़बड़ हो रहा था। तो कभी कभी रिजल्ट आ भी जाए ना, इसीलिए थोड़ा सा टू वे रखते हैं। टू वे कहने का मतलब जो रिजल्ट आ गया उसको वेरीफाई करने के भी थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि जो रिजल्ट आ रहा है हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट से मैच हो रहा है कि नहीं। तो मैंने मैच कराया, मुझे पता चल गया कि वो सेंटर पे वेरीफाई नहीं कर रहा है। ऐसे आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है ना। इससे एरर आपके कम हो जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक, चलो अगर कुछ प्रॉब्लम्स है इस टाइप के इधर से तो सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, लीजिए। लिखिएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओवर मून सरफेस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओवर मून सरफेस, ओवर मून सरफेस is 1/6 of, is 1/6 of, is 1/6 of acceleration due to gravity at earth surface, is 1/6 of acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at earth surface, full stop. Average density, average density of moon, average density of moon, average density of moon is 3/5 of, average density of moon is 3/5 of earth density, is 3/5 of earth's density, is 3/5 of earth's density. Then find, then find,
then find radius of moon, then find radius of moon in terms of, in terms of, then find radius of moon in terms of radius of earth. डेंसिटी की बात हो रही है तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करने का कोशिश करेंगे। सॉल्व करें? Yes, sir. So on. कितना टाइम चाहिए? थोड़ा सा और। जो जो दिया है पहले वो एक बार लिख दे रहे हैं। कह रहा है मून का जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 है। कितना? एक बार फिर से बोलो। RE/10। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है, एक बार चेक कर। ये दिया हुआ आपको। दूसरा चीज क्या दिया हुआ कि डेंसिटी जो है मून का दैट इज कितना दिया हुआ है? डेंसिटी इज 3/5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये आपको दिया है दो चीज। आपसे पूछ क्या है? रेडियस ऑफ मून इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है ना? रेडियस ऑफ मून इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमारे पास फॉर्मूला था किसका? जी का। किस फॉर्म में? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। क्या था? 4/3 जी रो ई। तो ई यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि इन जनरल बात हो रहा है मून और अर्थ का। तो रो जिस बॉडी का होगा, जिस बॉडी का निकालेंगे उसका, और उसका रेडियस। ठीक है? तो अगर मून का आप निकालोगे तो इधर मून और इधर मून। अगर अर्थ का निकालोगे तो इधर 4/3 जी रो ई और आर ई। आ रही बात समझ में? आप क्या करेंगे? इसी का रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेंगे, जो कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो टर्म गिवन है उस फॉर्म में लिख लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां से क्या आएगा? GM/GE दैट विल बी इक्वल टू ρm/ρe इंटू RM/RE। अब ये दोनों तो आपको दिया हुआ है, उठा करके पुट कर दो। GM/GE कितना है? 1/6। ρm/ρe कितना है? इधर 3/5 इंटू RM/RE। यहां से RM अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेट विल बी 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, 5/18 RE। यानी रेडियस जो है मून का वो कितना है, इस फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ पुट करते हो तो।
क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके ठीक है। तो देखो, अगर इस प्रॉब्लम को, अगर आपको डेंसिटी वाला फॉर्मूला याद नहीं रहेगा फिर करने में दिक्कत होगा। तो या तो आप फॉर्मूला याद रखो या फिर कन्वर्ट करने वाला तरीका पता रखो। दोनों में से कोई अगर आपको पता रहेगा आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर सोचते रह जाओगे डेंसिटी कहाँ आ रहा है, डेंसिटी कहाँ आ रहा है। एक और प्रॉब्लम लिखेंगे। इस प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ थ्योरी भी होगा, दोनों चलेगा साथ साथ। लिखिएगा, फाइंड फाइंड परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज in acceleration due to gravity, find percentage change in acceleration due to gravity when we move when we move when we move from earth surface from earth surface when we move from earth surface to a height of to a height of to a height of a 320 किलोमीटर। ठीक है, टू हाइट ऑफ 320 किलोमीटर एंड बी 3200 किलोमीटर। यहां दो प्रॉब्लम है आपके पास। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज जब आप कहा जा रहे हो 320 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो, और दूसरा जब 3200 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400। हाँ, रेडियस ऑफ अर्थ भी आप याद रख सकते हो, 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। और ये सरफेस से हाइट दिया हुआ है, सेंटर से डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, वो भी ध्यान रखेंगे। और परसेंटेज चेंज से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, परसेंटेज चेंज से आपको प्रॉब्लम मिलते रहेंगे, इसलिए ध्यान से इसको समझ लेंगे। परसेंटेज चेंज होता क्या है? जी कोई भी पॉइंट पे आप निकाले वो माइनस जी डिवाइडेड बाई ये इंटू 100। ठीक है ना? जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो वो ये सरफेस पे, ये सरफेस पे, यही होता है परसेंटेज चेंज। ठीक है? सॉल्व करें। Sir, first one 9% and the second one 0%. 0%, 3%। सेकेंड वन में आपने थोड़ा सा गलती किया। सेकेंड वन आप फिर से एक बार चेक कर लो। सेकेंड वन में जी की जो डिस्टेंस है हाइट फ्रॉम द अर्थ वो
3200 किलोमीटर है। क्या आप इसमें अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर सकते हो? यही गलती होती है कि ये जो कंडीशन है यहां पे, क्या आप अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर सकते हो? अप्रोक्सीमेट कहने का मतलब जो मैंने स्पेशल केस में डिस्कस किया था वो वाला फॉर्मूला नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एच की वैल्यू आर से बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, हाफ है उसका, ठीक है? आ रही है बात समझ में? चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहले जी, पहले वन वाले क्या करते हैं, ए का। ए में अगर आप देखोगे तो जी ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी जी, आपके पास दो फॉर्मूला है, दोनों मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप यूज करोगे। 1 माइनस एच बाई आर ई माइनस 2, और दूसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है ना? ये दोनों फॉर्मूला है। ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा है वो ऑलवेज वैलिड है, आप इसके लिए यूज करो, इसके लिए यूज करो, सेम रिजल्ट आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इससे सेम टू सेम वैल्यू है। पहले वाला प्लस होगा ना? पहले वाला जो है ना, ये पहले ऊपर वाला फॉर्मूला, ये आप कभी भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, ये हमेशा यूज होगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा था, पे प्लस होगा या माइनस? कहा यहाँ, सॉरी यहाँ प्लस, बीच में प्लस होगा। और ये जो दूसरा फॉर्मूला है ना, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा इस एच और आर में क्या रिलेशन है, बहुत छोटा तो नहीं है, कंपेरेबल तो नहीं है, ये सारी चेक करके हम पुट करेंगे। तो आप देख लो, ये 320 किलोमीटर है और ये कितना है, 6400 किलोमीटर। तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे या इसको यूज करोगे? पहला वाला यूज करेंगे पहले के लिए, वन को सॉल्व करने के लिए, दूसरा यूज कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? जो भी आपका केस ए है, इसमें ऊपर वाला यूज करें या नीचे वाला? बोलो। ऊपर वाला यूज करोगे, आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो ना, ये जो रिलेशन है एच अपॉन आर ई वाला, तो एच 3200 डिवाइडेड बाई 6400, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये कितना आएगा, 1/20, और 1/20 1 से बहुत कम है, यानी हम कौन सा यूज कर सकते हैं, ये वाला। आ रही है बात समझ में? जो बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने करा था 1 + x टू दी पावर n, ये कब करते हैं, जब ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी हो, तो हम इसको क्यों यूज कर लेंगे, इसको कर लेंगे। जब इसको आप करिएगा ना तो थोड़ा सा स्टेप इजी हो जाएगा, आपको पावर के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, तो इसको कर लेंगे। तो g इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3200 डिवाइडेड बाई 6400। आ रही है बात समझ में? पहले वाले के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये यूज करेंगे। तो यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी, g 1 माइनस 1/10 एंड दैट विल बी 9g डिवाइडेड बाई 10, यानी ये आपकी जी ए की वैल्यू है। आपको वैल्यू नहीं निकालना था, आपको परसेंटेज चेंज निकालना था, ठीक है? तो परसेंटेज चेंज में क्या होगा, अगर आप परसेंटेज चेंज निकालते हो इन जी, दैट विल बी 9g/10 माइनस जी डिवाइडेड बाई जी इंटू 100, ठीक है? सिंप्लीफाई करिएगा, कितना होगा, 9/10 माइनस 1 इंटू 100। फर्दर सिंप्लीफाई करिएगा, दिस विल कम -10%, यानी चेंज जो हो रहा है वो कितना होगा, -10% होगा, ठीक है? माइनस में क्यों चेंज आ रहा है, जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर जाने पे घटता है, ठीक है ना? तो अगर आप वैल्यू जा रहे हो ऊपर की तरफ, अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है, ठीक है, डिक्रीज होगा, इसलिए जो परसेंटेज चेंज आया है वो माइनस में आया है, ठीक है ना? अगर आपने एक चीज और ध्यान रख लो, अगर आपने आंख बंद करके ये फॉर्मूला यूज कर भी लिया,
ठीक है ना। ये फॉर्मूला ये आसान लगता है बच्चों को, यूज कर लेते हैं। ये स्क्वायर वाला रहता है इसलिए डरते हैं कि कैलकुलेशन ज्यादा है, यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद जब ये परसेंटेज चेंज 10% से गलत आया ना, तो आप समझ लेना आपका आंसर गलत है। 10% तक ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। कोई कोई टीचर 5% भी बोलते हैं, लेकिन मैं 10% तक बोलता हूं, क्योंकि ऑप्शन में अगर डिफरेंस है तो 10% तक आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपने कैलकुलेट करा, परसेंटेज चेंज 10% से ज्यादा आ गया, तो इसको पूरे को काट देना, फिर यहां से सॉल्व करना। आ रही है बात समझ में? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर। तो फिर ये काम हो गया। आप अब देखोगे दूसरे वाले के लिए, दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे। दूसरे में जहां पे एच की वैल्यू 3200 था, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। ये यूज नहीं करेंगे। कितना आ रहा है? 4। 3 आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करा है? एक बार सबको जिसका जिसका आंसर आया कुछ कुछ बताएगा। आपका कितना? सर फर्स्ट वाला यूज किए हैं तो 3 आया है। फर्स्ट वाला उधर से आपने सॉल्व करा, कितना आया? 3%। हाँ 3 आया। नहीं हो सकता है ऐसे। सर मेरा -55.5%। किसका? नंबर 1 या नंबर 2 का? सर 2 का। 2 का 55, हाँ ठीक है। इसका इसका जिसने सॉल्व करा ना, और आप कह रहे हो कि कितना आया? 3% आया, वो गलत है। 3% नहीं होगा कभी। चलो इससे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 3% अगर आपने निकाला है, ये वाला समझ में आ गया ना? चलो आप अगर बोल रहे हो 3%, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। हमें क्या करना है यहाँ पे? G1 प्लस एच की जगह पे क्या रखेंगे? एच की जगह पे है 320 डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई 64 -2 या इसको नंबर कर रहे हैं ना। नहीं, ये तो पहला फर्स्ट ही था ना। 320। सेकंड का आंसर बताएं। अरे इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? चलो सेकंड का आंसर समथिंग 55 के आसपास होगा, देखते हैं। जो सेकंड है उसके लिए एच की वैल्यू 3200 किलोमीटर है। इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो? जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला था वो यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि एच अपॉन आर जो टर्म है, ये 1 से बहुत छोटा नहीं है, ये हाफ है, ठीक है ना। जब हाफ होगा नहीं यूज करेंगे, 1 से बहुत छोटा होगा तब यूज करेंगे। यानी यहाँ पे जो आप फॉर्मूला यूज करोगे ना, दैट विल बी GA इक्वल्स टू G डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन RE स्क्वायर, ये यूज करेंगे, ठीक है। और ये जब यूज करिएगा तो G डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3200 डिवाइडेड बाई कितना? 6400 स्क्वायर, ये हो जाएगा G अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करिए कितना होगा? ये हाफ हो गया, और 3/2 स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 4G/9। यानी फाइनल रिजल्ट आपका कितना आया? 4G/9 आया, ठीक। अभी बहुत सारे लोग लग रहा है कंफ्यूजन में है कि क्या चल रहा है, होना कंफ्यूजन में। यस सर। चलो एक बार फिर से समझाएंगे। होता है इधर कंफ्यूजन, परेशान मत हो। फिर से एक बार इसको क्लियर करेंगे। परेशानी इसलिए होती है कि 2 फॉर्मूला आ जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कौन सा कब यूज करें। तो आपने निकाल लिया GA की वैल्यू दूसरे केस में 4G/9 है। अगर आप परसेंटेज चेंज निकालोगे, परसेंटेज चेंज कितना होगा? 4G/9 माइनस G डिवाइडेड बाई G। तो यहाँ आएगा 400 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/9 माइनस 1 इंटू 100, ये कितना होगा? -500 डिवाइडेड बाई 9%। ये आपका परसेंटेज चेंज है। अगर आप सॉल्व करोगे तो -55.56 के आसपास आएगा, ठीक है। चलिए तो फिर से इसको एक बार रिपीट करेंगे
ताकि जिनको कंफ्यूजन है उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। सर आ गया समझ, ये हमें स्क्वायर नहीं करना है उसका। अच्छा ठीक है, बाकी को एक बार बताओगे किसको किसको समझ में नहीं आया, किसको किसको ये वाला प्रॉब्लम जो मैं कर रहा हूँ ये समझ में नहीं आया। सर मुझे। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से बताते हैं। सवाल समझ में आ रहा है ना, सवाल समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है। यस सर। कह रहा है आपको दो वैल्यू दिया हुआ है जहां पे आपको क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज निकालना है इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला है जब h की वैल्यू 320 किलोमीटर हो, दूसरा है जब h की वैल्यू 3200 किलोमीटर हो। ठीक है, परसेंटेज चेंज क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स टू GA माइनस जी डिवाइडेड बाई जी इंटू 100। मतलब जितनी वैल्यू उस पॉइंट पे होगी वो माइनस सरफेस पे है वो डिवाइडेड बाई सरफेस। तो हमको आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला है, सॉरी, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया। पहला फॉर्मूला क्या, जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई होल स्क्वायर। ठीक है ना, और इसके बगल में मैंने लिखा भी था कि ये ऑलवेज एप्लीकेबल है इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ एच। एच की कोई भी वैल्यू हो ये हमेशा एप्लीकेबल है, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी भी आप यूज कर सकते हो, 320 के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं यूज कर सकते हो। मैंने मना नहीं किया कि इसको यूज नहीं कर सकते, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। जब मन करे एच की वैल्यू जितनी भी हो आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन होता क्या है ना, इसमें कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा, ये आप पुट करोगे तो कैलकुलेशन होगा। हमारे पास इसके लिए एक दूसरा भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, अवेलेबल है इसके लिए 320 किलोमीटर के लिए एक दूसरा फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास। कौन सा, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, जहां पे मैंने बताया था जी की वैल्यू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई भी हो सकती है। लेकिन ये स्पेशल केस था, ये कब यूज करते थे, व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई। इसके साथ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसके साथ है। अब ये जो दूसरा है ना h इक्वल टू 3200 किलोमीटर, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, कभी भी यूज करो। लेकिन दूसरे केस के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अब देखो h इज वेरी वेरी लेस देन आर ई होना चाहिए, लेकिन ये तो हाफ है ना, रेडियस 6400 और ये 3200। आ रही है बात समझ में। यस सर। तो पहला जो प्रॉब्लम था ये वाला प्रॉब्लम, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप इससे सॉल्व नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आराम से, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हमारा काम क्या होता है, अगर कैलकुलेशन कम करके सवाल सॉल्व हो रहा है उससे करते हैं। तो इसलिए मैं इससे नहीं गया, इस फॉर्मूला से गया। ठीक है, इससे पुट करा, आंसर आ गया 10%। आप अगर इससे सॉल्व करोगे ना तो ज्यादा एक्यूरेट आएगा, अबाउट 9% के आसपास। अगर इससे आप सॉल्व करते हो तो घर पे टाइम मिलेगा, पुट करके देख सकते हो। ये यहाँ ये 6400 ये +1 स्क्वायर का प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, स्क्वायर पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अबाउट 9% के आसपास आएगा। सही है, वो मोस्ट एक्यूरेट है। ये जो फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा जम्सन है, बाइनोमियल लगा है, लेकिन ये हमेशा यूज नहीं कर सकते हो, कंडीशन है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इसलिए जो पहला वाला प्रॉब्लम है इसको मैंने इस फॉर्मूला से सॉल्व करा। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, इस पे चलते हैं। अगेन हमारे पास दो फॉर्मूला है, तो अगर EG1 वाला एप्लीकेबल है तो EG1 वाला ही यूज करेंगे। EG1 वाला कौन है, ये, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है। जिसमें स्क्वायर होता है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा देता है, इसमें नहीं है, लीनियर है। तो अगर ये यूज होता ना, यही करते हैं, इसके पास नहीं जाते। लेकिन ये वैल्यू जो है इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसको यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। अब कोई डाउट? नो सर। ओके, वेरी गुड। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और कोई है, किसी को कुछ डाउट है? आ रही बात समझ में, सबको आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम होगा तो देखते हैं, वो भी अभी करवा लेंगे। नहीं, ठीक है, दो ही प्रॉब्लम था इसके बेसिस पे। ठीक है, चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट नहीं है? नो सर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय।